बायो 11 में सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक से चैप्टर, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अप लेवल जाएगा 10th के मुताबिक, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नोट्स हो सके तो साथ ही साथ बना लें। लिविंग वर्ल्ड में हम बोर्डली 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनकी सब कैटेगरीज पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या, व्हाट इज लिविंग, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, फिर करेंगे नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, and the last is taxonomical aids। ठीक है, taxonomical aids। अब इनके सब पार्ट्स पढ़ेंगे, सब पार्ट्स हम साथ साथ लिख जाएंगे। इसमें जो मेन कि हमें पढ़ना है वो क्या करना है कि पहले हम देखें कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखना है रिप्रोडक्शन, एंड देन मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। इन्हीं फैक्टर्स पे हमें बात करनी है। ठीक है, आज कल हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब देखो लिविंग क्या है। व्हाट इज लिविंग, यानी लिविंग होने के, जीवित होने के, सजीव होने के कुछ पैरामीटर सेट है ना, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो इसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं वो लिविंग है, यानी सजीव। ठीक है, अब इन लिविंग पैरामीटर्स में, इन लिविंग होने के मतलब सजीव होने के जो फीचर्स हैं उनको 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया बोर्डली। ठीक है, 2 तरीके की मेनली कैटेगरीज होती है। क्या, एक होती है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, और एक होता है फंडामेंटल फीचर। कौन से 2 होते हैं, एक डिफाइनिंग फीचर और एक दूसरा फंडामेंटल फीचर्स। अब डिफाइनिंग फीचर फंडामेंटल फीचर्स में क्या फर्क है, देखो डिफाइनिंग फीचर्स को जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, मतलब ऐसे फीचर्स जो लिविंग, कभी भी नॉन लिविंग जो थिंग्स है या फिर जो सजीव नहीं है वो कभी अटेन कर ही नहीं सकती, वो कभी अटेन कर ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाए, लिविंग में पाया जाए, ओनली ऑन लिविंग। ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, लिविंग में ही पाए जाते हैं। अगर किसी कोई ऐसा कोई भी डिफाइनिंग फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो इसका मतलब 101% लिविंग ही है, नॉन लिविंग नहीं हो सकता। ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स वो होते हैं जो लिविंग में तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जिनके अंदर फंडामेंटल फीचर्स देखने को नहीं होते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस आ जाए, जिसमें के अंदर कुछ एक्सेप्शंस आ जाए लिविंग के अंदर, कि ज़्यादातर में तो मिलेंगे लेकिन कुछ में ऐसा भी हो जाता है कि ना भी मिले। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है रिप्रोडक्शन, है ना। अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो ऑल ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, लेकिन कुछ ह्यूमंस ऐसे भी होते हैं जो अनफर्टाइल होते हैं, है ना, जो फर्टाइल नहीं होते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इसका मतलब जीवित नहीं है, सजीव है, ऑब्वियस सी बात है।
लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो जनरली लिविंग में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर वो फीचर्स देखने को नहीं मिलते। तो उन फीचर्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फीचर्स बोलते हैं। ये बात क्लियर? कोई डाउट? पहला पैरामीटर देखते हैं ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ लिविंग फंडामेंटल फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है? कौन सा है बताओ? ग्रोथ फंडामेंटल है कि डिफाइनिंग? डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर है। अभी देखते हैं क्यों। ग्रोथ क्या है? फंडामेंटल फीचर। ग्रोथ होती क्या है? इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी भी चीज में साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज इंक्रीज हो रही है एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ अगर एनसीईआरटी की देखें तो दो कंपोनेंट्स बताए गए ग्रोथ के। कौन से दो कंपोनेंट्स बताए गए ग्रोथ के? कौन कौन से हैं वो? इंट्रिंसिक, वो सॉरी, इंक्रीज इन नंबर, या तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर में मतलब इंक्रीज, नंबर में इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? उनका मास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास। तो कंपोनेंट्स कौन से? एक, या तो नंबर इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा या फिर मास इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ग्रोथ के टाइप्स हैं दो। अब इन टाइप्स को हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि फंडामेंटल क्यों है। देखो, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक ग्रोथ, और होती है क्या, कौन सी? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक क्या है? जब ग्रोथ कैसे हो? इंटरनली ग्रोथ हो, जैसे आप बड़े हो, ठीक है, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, है ना, सब कुछ अंदर से ग्रो हुआ तभी आपकी बॉडी इंक्रीज हुई, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होता है, इतना होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसका क्या नाम, सिर्फ ऊपर ऊपर ढांचा बढ़ रहा है, हड्डियां नहीं बढ़ रही, मसल्स उतनी है, हाथ पैर का साइज उतना ही, नाखून का साइज उतना ही, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है एक साथ, ठीक है। इंटरनली सब कुछ ग्रो होता है, सेल्स का साइज भी बढ़ता है उसी हिसाब से, राइट। तो जो इंटरनल ग्रोथ होती है, जो अगर एक बार हो गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता, वो कौन सी है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन सी है? जो बाहरी रूप से होती है। जैसे अगर मैं सपोज कि भाई एक पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ है, उस पर बर्फ गिरी, बर्फ मतलब बर्फबारी की वजह से उसको क्या नाम है, बर्फ जमते 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 उसको एक खेल बन गया। तो पहाड़ पहले इतना था, अब बर्फ की वजह से इतना हो गया, ठीक है। अगले 2 दिन धूप निकल गई और बर्फ पिघल गई और फिर दोबारा जितना था उतना आ गया, ठीक है। मतलब ऐसी ग्रोथ जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होती है, बाहर से दिखाई देती है और उसे कभी भी कम नहीं होती। जैसे सपोज कि अगर आपका एग्जांपल ले लो, आप अभी हील वाले जूते पहन लो तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी, ठीक है, और फिर जैसे आप उतारो फिर दोबारा इतनी हो जाएगी। वो क्या होगी? एक्सटर्नल ग्रोथ होगी, बाहर से ग्रोथ होगी, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फीचर जो है, इंट्रिंसिक फीचर ग्रोथ का ये तो डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है तो ये डिफाइन नहीं कर रहा कि वो लिविंग ही होगा, है ना। जैसे सपोज कि चेयर है, चेयर के ऊपर मैंने 2-4 चेयर और दी तो चेयर की ग्रोथ कितनी होगी? इतनी होगी। अब मैं चेयर को हटा दूँ, रिमूव कर दूँगा तो दोबारा इतनी हो जाएगी, है ना। तो इसका तो ये नहीं कह सकता ना चेयर लिविंग है, चेयर तो नॉन लिविंग ही है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से ग्रोथ एक फंडामेंटल फीचर में आ जाता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन लिविंग में दिखा देते हैं। ग्रोथ ऐसा है कि नॉन लिविंग में शो हो जाती है, जैसे पहाड़ पर्वत इन सब में दिखाई दे जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद अगर
कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, उसमें दोबारा उनकी जो ग्रोथ है ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, फिर कम हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मतलब अगर लिविंग की प्रॉपर्टीज है, तो लिविंग की प्रॉपर्टीज अगर एक बार आ जाती है तो दोबारा भेजा नहीं जा सकता। जैसे कोई इंसान अगर बूढ़ा हो गया, एजेड हो गया, तो ऐसा तो नहीं है उसको दोबारा से जवान किया जा सकता है, फिर बच्चा बनाया जा सकता है, नहीं कर सकते। अगर एक बार उसकी एज बढ़ गई तो बढ़ गई, उसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। इतना क्लियर? दूसरा फीचर आता है रिप्रोडक्शन। कौन सा आता है? रिप्रोडक्शन। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन बोल्डली कौन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नो जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं। अब देखो क्लोन्स का क्या फर्क होता है? क्लोन्स किसे कहते हैं? जो आइडेंटिकल हो, मतलब बिल्कुल एज इट इज सेम दिखाई दे, है ना। जैसे सपोज कि तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा दूसरे तुलसी के पौधे को जन्म देगा तो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल होगा। आप पेरेंट सेल और डॉटर सेल, मतलब पेरेंट जो प्लांट है या फिर डॉटर प्लांट है, उन दोनों में से किसी में फर्क नहीं बता सकते कि कौन सा पेरेंट था कौन सा डॉटर होगा। एक बार जब दोनों सिमिलर साइज के होंगे, है ना। और ये क्या होता है भाई, इजी भी होता है, आसान होता है और जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। राइट, उसी के कंपैरिजन में देखूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत स्लो भी प्रोसेस है ना, बहुत टाइम लेती है, स्लो प्रोसेस है। और साथ में क्या है, एलोबरेटेड है, बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलता है, ठीक है। और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। कौन कौन से? पहले होगा क्या, गैमीट फॉर्मेशन होगा। जब भी देख लेना भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पे भी होगा तो ये 3 स्टेप फॉलो होंगे ही होंगे। गैमीट की फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, गैमीट फ्यूजन होगा, है ना। पहले मेल और फीमेल दोनों के अंदर गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद फीमेल की बॉडी में दोनों गैमीट का फ्यूजन हुआ, और फिर लास्ट क्या होता है, ज़ाइगोट बनता है ना, ज़ाइगोट फॉर्मेशन। जी ना, ज़ाइगोट क्या होता है, स्पर्म और एग जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं तो एक नया सेल बनाते हैं जिसको ज़ाइगोट बोलते हैं। फिर ज़ाइगोट डेवलप होता है धीरे धीरे एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो से धीरे धीरे करके ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला फिर आगे हम रिप्रोडक्शन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में तो उसमें कंप्लीटली डिफरेंट पूरा बताऊंगा प्रोसेस क्या होता है कि कौन से मंथ में क्या क्या स्टेप, सेल कैसे कैसे डेवलप होता है और हर मंथ पे उसका क्या क्या नाम होता है। 9 मंथ में फिर बेबी डेवलप हो जाता है, ठीक है। 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर के बीच में बेबी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हाँ, फीटस को ही बेबी बोलते हैं। जब तक फीटस वो हो गया कि जब तक अगर वॉर्म के अंदर है तो फीटस है, वॉर्म के बाहर आ गया तो बेबी, ठीक है। अच्छा, गैमीट फ्यूजन को हम सिंगैमी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती ही आती है, मतलब इसमें वेरिएशन आएंगे। इसके अंदर कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं थे, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई पार्ट्स होते हैं, है ना। कैसे? एक तो बाइनरी फ्यूजन, ये किसके अंदर पाया जाता है,
अमीबा, दूसरा बडिंग, ये किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है भाई? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो दो हिस्सों में टूट गया, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, सिंपल। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है? स्पाइरो वगैरह में। स्पाइरो वगैरह क्या है भाई? फिलामेंटस एल्गाई है, फिलामेंटस एल्गाई है, मतलब फिलामेंट की फॉर्म में होता है, धागे की फॉर्म में होता है, वो दो हिस्सों में टूट जाता है, वो क्या होता है? स्पाइरो वगैरह। दो हिस्सों में टूट गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसका जो जैसे मिडल से टूटा या किसी भी दो हिस्सों में टूटा तो दोनों पार्ट अलग हो गए, अब दोनों अपने आप में लिविंग है। ठीक है, उस जो पहले सपोज कि ये था, सपोज कि चौक होता है ना, चौक को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ये अलग चौक हो गया, अब ये अलग चौक हो गया, इसका इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और रीजेनरेशन क्या होता है भाई? किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया। ठीक है, रीजेनरेशन मतलब कि अगर सपोज कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लेनेरिया ये है ना, अगर उसको मैंने ऐसे ऐसे 3 पार्ट से 2 पार्ट्स में काट दिया तो उसका हर एक पार्ट अपना अपना बाकी के हिस्से रीजेनरेट कर लेगा, बना लेगा। ठीक है, ग्रोथ कर लेगा, ग्रो कर लेगा अपने आप, और फिर वो तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन कई लोग एक ही चीज समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। फ्रेगमेंटेशन सिंपल सा है कि अगर दो हिस्से में टूटा तो दोनों लिविंग हो गए अपने आप में, उसमें कोई दोबारा से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। रीजनरेशन क्या होता है? अगर वो 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया फिर टूट गया तो वो अपना अपना बाकी के जो बची हुई बॉडी पार्ट है उसको अपने आप ग्रो करेंगे और फिर लिविंग होंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन कहाँ आते हैं? मतलब ऐसे कौन से जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी एक होती है वर्कर बीज, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, म्यूल, म्यूल पता है ना, डंकी और हॉर्स का जो क्रॉस होता है उससे जो ब्रीड निकलती है उसे म्यूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब डंकी और हॉर्स की जो जनरेशन होगी वो म्यूल कहलाती है, अच्छा जैसे। ठीक है, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमंस। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमंस, म्यूल और वर्कर बीज, ये कभी क्या नहीं करते? रिप्रोडक्शन नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी कैसा फीचर हो गया? एक फंडामेंटल फीचर हो गया। ठीक है, फंडामेंटल फीचर हो गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली क्या होंगे? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे। मतलब उन दोनों कंडीशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही हो जाएगा। जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक हो जाएंगे। जैसे कि भाई अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसे ठीक, ये जब डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स में बनेगा। ठीक है, फिर ये 2 बनाएंगे और ये भी 2 बनाएंगे, राइट? तो अगर देखोगे तो नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी ग्रोथ हो रही है, और ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये पेरेंट था, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनाए, फिर डॉटर सेल पेरेंट सेल बने, फिर इन्होंने 2 डॉटर सेल्स बनाए, रिप्रोड्यूस भी करें। तो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाते हैं, यानी दोनों का मतलब सेम हो जाता है। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। उसी की जगह पर देखोगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाए, अगर मल्टी सेलुलर हो तो ये काम होगा। मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है? नहीं है ना, उनके लिए दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बोले तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले फीचर में कोई किसी को नहीं है। अब हम थर्ड पैरामीटर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस करना या फिर किसी जैसे कोई भी 2 से 3 चीजों को मिलाकर एक चीज बना लेना, जैसे कि सपोज कोई कार्बन है ना, स्टार्च से सबको मिला के क्या बनाए, ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर वगैरह मिला के ग्लूकोज बना लेते हैं। तो जब हम किन्हीं कंपोनेंट्स को मिलाकर एक चीज बनाते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव बनाते हैं, तो वो क्या हो रही है, वहां पर एनाबॉलिज्म हो रही है, सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा है, ठीक है। सिंथेसाइज करके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं हम, एनाबॉलिज्म कर रहे हैं, कोई नई चीज बना रहे हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन कर, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं पेप्सिड से, है ना, अलग अलग पार्ट्स में। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि किन्हीं भी चीजों को ब्रेक डाउन करना, बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे चलता है। इसमें भी एनाबॉलिज्म मतलब कॉम्प्लेक्स चीज, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बना देना, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बना देना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब कि कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल कर देना, कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल कर देना। जैसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको अमीनो एसिड्स वगैरह में तोड़ा जाता है, ठीक है, डीएनए वगैरह इनको तोड़ के अमीनो एसिड्स में तोड़ लिया जाता है, ठीक है। वो कैटाबॉलिज्म हो रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ा और उसको सिंपल बना दिया, ठीक है। और एनाबॉलिज्म मतलब कि सिंपल चीज से सिंपल चीज को जोड़कर क्या बना दे, कॉम्प्लेक्स चीज बना दे, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, और इन दोनों को अगर मिलाते हो, इन दोनों को मिलाकर बोलूं तो ये दोनों जब साइमल्टेनियसली होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म नाम दिया गया, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ये कभी भी किसी भी नॉन लिविंग चीज ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। अगर सपोज कि मैं इस मेटाबॉलिज्म को, जो डिफाइनिंग फीचर है, अगर मैं कहने का मतलब क्या होगा कि जहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिविंग है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो लिविंग है, हो रहा है ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज, सिंपल चीजों को उठा के कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, स्टार्च बनाने ग्लूकोज बनाया है ना। अगर सपोज कि एक मैं टेस्ट ट्यूब ले लूं और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करूं, फोटोसिंथेसिस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस कर रहा हूं। अब इसको जो जो चीजें चाहिए, जैसे जो भी एंजाइम चाहिए, जो भी चीज सनलाइट, क्लोरोफिल वगैरह, जो भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो हर एक चीज में इस टेस्ट ट्यूब में इसे प्रोवाइड करो। जो टेम्परेचर से चाहिए वो टेम्परेचर प्रोवाइड, जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन में इसे प्रोवाइड करा सकता हूं, राइट, सब कुछ प्रोवाइड करो। तो क्योंकि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस वो एक लिविंग कैरेक्टर है ना, लिविंग में ही हो सकता है सर, लिविंग प्रॉपर्टी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस अगर मैं टेस्ट ट्यूब में करा तो टेस्ट ट्यूब भी लिविंग है?
अगर मैं फोटोसिंथेसिस को, इस एनाबॉलिज्म को मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहा हूँ, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ और फोटोसिंथेसिस हो भी रही है, सही से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग है? टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी। पूछ रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब थोड़ी देर लिविंग हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब उसके बाद भी क्या रहेगा? नॉन लिविंग ही रहेगा। टेस्ट ट्यूब को कभी आप लिविंग नहीं कर सकते, वो उसके बाद भी नॉन लिविंग रहेगा, वो उसके बाद भी नॉन लिविंग रहेगा। भाई देखो, किसी भी चीज को लिविंग डिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आप परफेक्टली मेटाबॉलिज्म को एनालाइज कर सको। और जो परफेक्ट मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को परफेक्टली एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, करने के लिए आपको कम से कम एक सेल की रिक्वायरमेंट है ही है। टेस्ट ट्यूब खुद भी सेल नहीं है, हम उसमें एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब अगर हम उसके अंदर कोई भी चीज ग्रो करा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब खुद भी लिविंग है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज भी होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा टेस्ट ट्यूब मदर बन गया। टेस्ट ट्यूब मदर थोड़ी बन सकता है ना, ठीक है। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, किसके लिए? सेल होना जरूरी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है किसी मेटाबॉलिज्म को होने के लिए। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ डिफाइनिंग फीचर। अगर देखोगे तो अगर मैं एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म करा रहा था, तो कोई भी चीज मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरे को जो भी एंजाइम चाहिए वो मैं निकालूंगा कहाँ से? लिविंग प्लांट में से तो निकालूंगा। तो अगर मैं उसमें से डीएनए वगैरह कुछ भी निकाल रहा हूँ तो क्या भाई बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन उनके अंदर क्या इतना स्पेशल है कि वो इतनी बड़ी एक्टिविटी कर देते हैं, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज कर देते हैं बहुत ईजिली। उसको परफेक्टली हम किसी सेल के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है। उसको हम बाहर निकाल के चाहोगे कि आप बिल्कुल ऐसे नोटिसेबल कर लो कि एग्जैक्टली क्या हुआ, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। हमें किसी भी चीज़ को लिविंग बोलने के लिए कम से कम एक सेल की जरूरत है ही है। किसी भी चीज़ को लिविंग बोलने के लिए कम से कम एक सेल की जरूरत है, ठीक है। अब एग्जैक्ट और परफेक्ट मेटाबॉलिज्म कराने के लिए भी और देखने ऑब्जर्व करने के लिए भी एक सेल की जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म हम किसी लिविंग बॉडी के बाहर करा रहे हैं तो वो डिफाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम एक्टिविटी हम किसी लिविंग बॉडी के बाहर करा रहे हैं तो किसी नॉन लिविंग बॉडी में करा रहे हैं तो वो नॉन लिविंग बॉडी लिविंग नहीं बनेगी, वो नॉन लिविंग ही रहेगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका कॉन्शियसनेस। लास्ट फीचर आता है क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को बोला जाता है डिफाइनिंग फीचर, लेकिन इतना आसान भी नहीं है डिफाइनिंग फीचर को बोलना। एनसीईआरटी कहती है कॉन्शियसनेस क्या है? द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी अगर कोई भी बॉडी लिविंग है, अगर कोई भी बॉडी लिविंग है तो वो एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्स करेगी, तो वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। जैसे सपोज कि अगर मैं लिविंग हूँ तो अगर बहुत तेज ठंड पड़ेगी तो मुझे ठंड लगेगी और मेरे को अपने बॉडी को कवर करना पड़ेगा। अगर बहुत तेज गर्मी लगेगी तो मुझे पसीने आएंगे, मेरे को गर्मी लगेगी अगर मैं लिविंग हूँ तो। लेकिन अगर ये टेबल है, ठीक है, अगर इसके ऊपर पानी डाल दूँ या कितना भी ठंडा पानी डाल दूँ, कितना भी गर्म पानी डाल दूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसे मैं धूप में रख दूँ, चाहे इसे बिल्कुल तरारी ठंड में रख दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बॉडी लिविंग है, अगर कोई भी बॉडी लिविंग है तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जैसे इस वाटर बॉटल को अगर मैं गैस पर रख दूंगा तो इसको कुछ नहीं होगा, चिल्लाएगी नहीं, हटेगी नहीं। लेकिन अगर मैं अपना हाथ जाके गैस पर रख दूंगा, फिर जलाऊंगा उस गैस को,
तो मैं अपना हाथ, ऑब्वियस सी बात है कि मैं स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करूंगा, मेरा हाथ तुरंत बैक ऑफ होगा, ठीक है, राइट। ओके, फिर देखो बहुत इसको स्टिमुलस कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर बोलने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर है पहली चीज, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि जो पेशेंट कोमा के अंदर है, जो पेशेंट कोमा के अंदर है वो फिर लिविंग है या डेड है, क्योंकि कोमा में जो पेशेंट है उसको आप थप्पड़ मार दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, वो तो किसी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो मैं उसे क्या कहूँ, लिविंग कहूँ या फिर उसे डेड कहूँ, नॉन लिविंग कहूँ? हाँ, जब तक कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या फिर डेड है। उसे वो कैसे, वो डिफाइन कब होगा, उसका एंड रिजल्ट पे। अगर वो कोमा से उठ जाता है एक पर्टिकुलर समय, साल 2 साल 3 साल 4 साल में वो कोमा से बाहर आता है, तो इसका मतलब वो क्या था, कोमा में लिविंग था। और वो अगर कभी बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, वो कोमा में डेड था, ठीक है। यहाँ पर हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो लिविंग था या फिर डेड था। इसीलिए कॉन्शियसनेस को एनसीईआरटी कहती तो है कि इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली आज भी साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली है क्या चीज। आज भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता कॉन्शियसनेस को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। बहुत बेसिक और बहुत छोटी सी एक लाइन में एनसीईआरटी ने कह दिया कि इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ टू स्टिमुलस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं इस चीज में। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियसनेस? All living beings are self consciousness। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ चल रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे दिख रहे हो, आप अपने बारे में कितना जानते हो, कितने अवेयर हो, उसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। क्या सारे लिविंग बीइंग्स सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं? बताओ, क्या सारे लिविंग बीइंग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं? यस और नो? एक्सेप्ट ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस को फर्क पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी कुत्ते को देखोगे, कुत्ता अगर कूड़े में बैठा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठा है। अगर कोई सुअर है, सुअर कहाँ पे बैठा है, कीचड़ में बैठा है, तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठा है। वो साफ जगह पे, गंदी जगह पे कैसे दिख रहा है, उसने क्या खाया, उसे किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लिविंग बीइंग कॉन्शियस तो हैं लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सारे लिविंग बीइंग कॉन्शियस हैं लेकिन सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस कौन है? सिर्फ ह्यूमंस हैं। सिर्फ ह्यूमन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो जिन्हें सेल्फ अवेयरनेस है, वो क्या चीज़ कर रहे हैं, उन्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत, कोई एनिमल्स कॉमा में अगर जाएंगे तो आप बता नहीं सकते ना, क्योंकि इफ दे आर इन कॉमा तो लोग सोचेंगे मर गए, गोली काट देंगे। ब्रेन है, देखो कोमा में ब्रेन जाता है मेनली, तो ब्रेन तो ह्यूमन के पास भी, एनिमल के पास भी, तो देखे तो उसको ऑब्वियस। अब आपके पास हालांकि भी एनसीईआरटी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो एनसीईआरटी की लाइंस लिखी मैंने। एनसीईआरटी में देखो तो पेज नंबर 5 या 6 के दे रखेंगे।
पहली लाइन है ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं, जो सेल है ना, फंक्शन ऑफ सेल है, एक सेल है, सेल का फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है उस सेल के ऑर्गेनेल से। कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस है, गोल्गी apparatus है, वैक्यूल्स है, राइजोबियम्स है ना, वो सॉरी राइजोबोम्स क्या बोलते हैं, राइजोबियम्स, राइजोपस तो हो गया ना, प्लांट हो गया, whatever जो बोलते हैं, स्पिंडल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सभी ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है ना। ये लाइन कह रही है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन सेल के फंक्शन को डिफाइन नहीं करता, या फिर सेल का फंक्शन उसके सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसके फंक्शन में नहीं मिलेगा। किसी सेल का फंक्शन उसके सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन में नहीं मिलेगा, किसी भी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर सेल का फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? जैसे कोई सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसके अंदर ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, राइट? वो सारी सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या उसके इंटरेक्शन से क्या एक चीज बन रही है, उन सभी के ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शन है, उन सभी के फंक्शंस का इंटरेक्शन से जो चीज बनेगी वो सेल के फंक्शन को डिफाइन करेगा, समझे? जैसे एक सेल है, उसके अंदर ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये अपना अपना फंक्शन कर रही हैं, इन सभी के फंक्शन से इंटरेक्शन होगा, उस सभी के फंक्शन के इंटरेक्शन से जो एक चीज बनेगी वो सेल का फंक्शन डिफाइन करेगा। उसी तरीके से टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, सारे सेल्स अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टिश्यू का जो फंक्शन है वो किसी एक सेल के फंक्शन को देखकर नहीं बता सकते, है ना। टिश्यू का जो फंक्शन है वो एक सेल, इस टिश्यू में से एक सेल को निकालकर आप देखना चाहो कि इस सेल का क्या फंक्शन है, उस सेल के फंक्शन को टिश्यू के फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, वो सेल का फंक्शन इस पूरे टिश्यू के फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि जो भी जितने भी सेल्स इसके अंदर हैं, सपोज 10 या 12 सेल्स जो भी सेल्स इसके अंदर हैं, उन सभी के फंक्शन से के इंटरेक्शन से जो बनेगा वो टिश्यू के फंक्शन को डिफाइन करेगा, वो होगा टिश्यू का फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर एक ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना, राइट? तो एक ऑर्गन क्या फंक्शन कर रहा है वो उसका एक टिश्यू नहीं बता पाएगा, बल्कि सारे टिश्यू मिलके जो फंक्शन कर रहे हैं उनके इंटरेक्शन से जो चीज बन रही है वो एक ऑर्गन का फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऐसे एक ऑर्गन क्या काम कर रहा है उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते वो ऑर्गन सिस्टम क्या काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के इंटरेक्शन से जो चीज हो रही है, वो ऑर्गन्स के सिस्टम से जो चीज हो रही है, इंटरेक्शन से जो चीज हो रही है वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा है वो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे किसी एक ऑर्गन सिस्टम के काम से। जैसे इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हार्ट का, और हार्ट एक ऑर्गन सिस्टम हो गया, है ना, वो पंप कर रहा है, तो एक ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन से पंप करता रहता है नहीं ना, वो अलग अलग एक्टिविटीज करता है। तो जितने ऑर्गन सिस्टम है सबके इंटरेक्शन से जो चीज बनी वो किसका फंक्शन होगा, और ऑर्गेनिज्म का फंक्शन होगा, ठीक है। We all share, all the living beings are self-replicating, interacting and evolving system। कोई चीज कि सारे लिविंग बींग्स क्या हैं कि किसी भी चीज में कैसा भी एनवायरनमेंट है उसमें आराम से मिल जाते हैं। We share the common genetic material but to varying degrees। अगर देखो कि कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, मतलब हम सभी के अंदर डीएनए तो है ही ना, जेनेटिक मटेरियल तो एक ही है, डीएनए ही है, ठीक है। डीएनए टूटा, क्या बना, आरएनए बना, उससे क्या बना, प्रोटीन बना, ठीक है, जो रेप्लिकेट्स हुए और जिससे हमारे मतलब जीन्स कॉपी हुए, मतलब वेरी कर सकता है। जैसे अगर ह्यूमन की कैटेगरी में लूँ
तो हैं तो सारे ह्यूमंस ही, है ना, बस उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आए क्योंकि इनमें वेरिंग डिग्री अलग अलग थी, किसी में कुछ वेरी किया, किसी में कुछ वेरी किया, किसी में कुछ वेरी किया, राइट। मतलब अलग अलग वेरिएशंस आए, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो एक ही रहा ना, डीएनए ही रहा सभी का। किसी का ऐसा तो नहीं डीएनए के अलावा किसी और चीज से बन गया कोई, बने तो सब डीएनए से ही, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इस चैप्टर का लिविंग वर्ड का व्हाट इज लिविंग इसका था, और बाद में इसमें कुछ एनसीईआरटी के ट्रिक्स थे।